सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th का आर्ट्स में इकोनॉमिक्स बुक्स चैप्टर नंबर आज मैं 3 करूँगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 का सारा आंसर क्वेश्चन करवा दिया हूँ। चैप्टर नंबर आज 3 का आंसर क्वेश्चन करूँगा। अगर जो आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो आप अगर जो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो वहां पे भी आपको नहीं मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल में जाइए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको इन दोनों चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं सीधा चलता हूं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे। इस चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए ऑब्जेक्टिव से चलते हैं सीधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि मैं अगले लेसन का जो भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इस चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10 का सभी विषय का ऑल सब्जेक्ट का मैं चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी और नॉर्मिकल इसके साथ साथ सारा आंसर क्वेश्चन करवाता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं चलता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर नंबर 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डॉट डॉट को ही है। तो किसका श्रेय है? आप अगर जो पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुद्रा। आप इसमें क्या भरिएगा? मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? मुद्रा। दूसरा में है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डॉट डॉट है। तो आप इसमें क्या भरिएगा? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डॉट डॉट है। तो क्या है? इतिहास है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में। इसी में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, तो है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को आदान प्रदान डॉट डॉट प्रणाली कहा जाता है। तो क्या कौन सा प्रणाली कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो उपलब्धि है। क्या इसमें भरिएगा? उपलब्धि। फिर है 6 में मुद्रा विनिमय का क्या है? डॉट डॉट है। तो माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या था? सरल हो गया। क्या हुआ? सरल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। इसमें क्या भरिएगा? सेवक। इसके बाद अगला है आय तथा उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। इसके बाद अगला में है साख का मुख्य आधार क्या है? तो साख का मुख्य आधार विश्वास है। ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। आप करेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? इसका परिभाषा देना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग कॉपी पे। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया हूं। मैं इसे समझाता हूं। तो वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि पहले के जमाना में क्या था? मुद्रा नहीं था, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन की प्रक्रिया चलती थी। जैसे में मैं अगर जो मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है तो मैं चावल के बदले गेहूं ले सकता हूं। तो पहले इस प्रक्रिया चलती थी। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौद्रिक प्रणाली क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूं मौद्रिक प्रणाली जब मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब मुद्रा
के माध्यम से। अब क्या हो रहा है कि मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय यानी लेन देन की प्रक्रिया हो रही है, उसी को कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। समझ में आ रहा है? पहले था वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया, उसे वस्तु विनिमय। अब मौद्रिक प्रणाली हो गया, तो जब मुद्रा से यानी कि मुद्रा पैसा से वस्तु को खरीदा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है, जब मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को विनिमय किया जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अगर जो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोककर अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। कहीं पे अगर जो आपको मिस्टेक होती है तो वीडियो को रोककर पीछे करके आप उसे आंसर सही सही लिख सकते हैं। अगर जो आप मेरे द्वारा बताया गया आंसर आपको सटीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, मुद्रा की परिभाषा दें। तो मुद्रा की परिभाषा देना है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूं मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा सामान्य स्वीकृत एवं विधिग्राह्य वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल का मापक, विलंबित भुगतान का मापदंड एवं संचयन के साधन के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पे मुद्रा क्या है? मुद्रा समान स्वीकृत, यानी मुद्रा ऐसा वस्तु है जो हम किसी भी वस्तु को अपने मन से खरीद या बेच सकते हैं, उसके बदले में उसे मैं मुद्रा मतलब एकत्र कर सकता हूँ। वही बात को यहाँ पे लिखा गया, मुद्रा समान स्वीकृत एवं विधिग्राह्य वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल का मापक, मूल का भी मापक होता है, पहले मूल का मापक नहीं था, वस्तु से वस्तु की लेन देन होती थी तो मूल का कोई भी मापक नहीं था। विलंबित भुगतान का मापदंड, यानी कि मैं किसी वस्तु को खरीदा, उसका भुगतान मैं दूसरे दिन किया, तो मुद्रा विलंबित भुगतान का मापदंड एवं संचय के साधन के लिए कार्य करती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 में, एटीएम क्या है? क्या है एटीएम? एटीएम तो अब बहुत लोगों के पास हो गई है, तो चलिए एटीएम के बारे में बहुत लोगों को जानकारी होगा। तो इससे पहले अगर जो तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और मुद्रा का डिफिनेशन देने के लिए भूल गया। यहाँ पे दूसरे शब्दों में मुद्रा के परिभाषा देख सकता हूँ। दूसरे शब्दों में मुद्रा का परिभाषा प्रोफेसर हॉर्टेली विक्ट के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ये किनके अनुसार है? प्रोफेसर हॉर्टेली विक्ट के अनुसार। चलिए हमारा अगला प्रश्न था एटीएम क्या है? तो एटीएम क्या है? एटीएम तो अब सारे लोगों के पास उपलब्ध हो गया है। तो एटीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि एटीएम का पूरा अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड है जिस पर सूक्ष्म संकेत अंकित होते हैं, इसके द्वारा निर्धारित बैंक के एटीएम केंद्र से क्या होता है? इसके बाद देखिए क्या है, केंद्र से कहीं भी और किसी समय पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त करती है। यानी कि एटीएम एक ऐसा सुविधा बन गया हम लोगों के लिए जो बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। इस एटीएम कार्ड को हम लोग कहीं भी किसी वक्त भी पैसे का मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, एटीएम तो इसका डिटेल एक बार मैं और बता दे रहा हूं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए मैं इसका डिटेल एक बार आ दे रहा हूं। तो एटीएम का पूरा अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड है जिस पर सूक्ष्म संकेत अंकित होते हैं, जिसके द्वारा निर्धारित बैंक के एटीएम केंद्र से कभी भी और किसी भी समय पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्रेडिट कार्ड क्या है? तो बिल्कुल उसी की तरह है। क्या है देखिए, क्रेडिट कार्ड मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जिसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति यानी कि ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। यानी कि बैंक उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर विश्वास करके एक राशि निर्धारित कर देती है जिसे वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि की सहायता से क्या करती है? तो वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है।
यानी कि ये भी क्या है कि ये क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है जो बैंक के द्वारा ये क्रेडिट कार्ड भी क्या होता है कि प्लास्टिक का एक रूप होता है जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय स्थिति को देखते हुए किसी बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है जिससे वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि एवं सहायता को वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है। ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इसे भी आप लिख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बचत क्या है। बचत क्या है, तो बचत का भी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लिया हूं। तो बचत आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय मतलब हमारा हो गया इनकम और उपभोग मतलब हो गया हमारा खर्च। मतलब जो मैं कमाया उसमें जो खर्च किया और जो हमारा बचा, जैसे में मैं 100 रुपया कमाया उसमें से 50 रुपया खर्च किया तो बचा कितना 50 रुपया, उसी को कहते हैं बचत। तो बचत बराबर फॉर्मूला होता है आय माइनस उपभोग, यानी कि इनकम माइनस क्या हो गया खर्च। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साख क्या है। साख क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूं साख। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से लगाया जाता है। साख का मतलब क्या हो गया विश्वास या भरोसा, यानी कि विश्वास करना एक दूसरे पे और भरोसा करना। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न का टोटल क्वेश्चन कर लिया। लघु उत्तरीय प्रश्न का टोटल प्रश्न कर लिए। अब चलिए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां पर प्रकाश डालें। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे मैं उत्तर लिख दिया हूं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर सही ढंग से लिख ले। यहाँ पे पहला हो गया आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा क्या है मूल के समान मापक का अभाव। तीसरा है मूल संचयन का अभाव। चौथा है सह विभाजन का अभाव। और पांचवा है भविष्य के भुगतान की कठिनाइयां। छठा है मूल का हस्तांतरण की समस्या। सबसे पहला हमारा क्या है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि वस्तु विनिमय की यह प्रमुख कठिनाइयां हैं। वस्तु विनिमय की ये प्रमुख कठिनाइयां हैं। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक ही जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी का जरूरत किसी से मेल खा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि वस्तु से वस्तु की मतलब किसी वस्तु को लिए तो किसी वस्तु को हम देंगे। तो ऐसा कभी कभार हुआ करता था। जैसे में हमारे यहाँ तो मान लीजिए कि मेरे यहाँ इस वर्ष धान ही पैदा हुआ, गेहूं पैदा नहीं हुआ, तो मुझे गेहूं की जरूरत पड़ेगी तो गेहूं आएगा कहाँ से, तो बहुत बड़ी कठिनाइयां होती थी। तो यही बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। वस्तु विनिमय की यह प्रमुख कठिनाइयां आवश्यक रूप से दोहरे संयोग का मतलब है कि एक ही जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी का जरूरत किसी से मेल खा जाए। ठीक है, चलिए अगला हमारा है मूल मापक का अभाव, यानी कि मुद्रा मूल का मापक है। मुद्रा मूल का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। इससे सबसे बड़ी कठिनाइयां थी कि वस्तुओं को सही का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता। क्या है यहाँ पे वस्तुओं को ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता था। इस कठिनाइयां के दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। किसी भी वस्तुओं का मापदंड मुद्रा ही है। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तुओं का मूल्यांकन करना आसान हो गया। ठीक है, अगला है हमारा मूल संचयन का अभाव। तो मूल संचयन का अभाव है वस्तु विनिमय प्रणाली का एक प्रमुख कठिनाइयां मूल संचयन का अभाव है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल का संचयन करना कठिन था। कोई भी वस्तु का लंबी का अवधि
लंबी का अवधि तक संचयन करना कठिन था, जैसे मछली, फल या सब्जी। यानी कि मूल का संचयन नहीं था, जिससे क्या था, वस्तु को ज्यादा दिन तक रखने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती थी। तो जैसे में हो गया मछली, फल, सब्जी, इन सारे वस्तुओं को मैं ज्यादा दिन नहीं रख सकता था। ठीक है। उसी प्रकार से अगला है सह विभाजन का अभाव। तो वस्तुओं को विभाजन करने में कठिनाइयां होती थी। वह वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाइयां उस समय होती थी जब एक गाय के बदले 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास होती थी। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो सकता था। यानी कि कहने का मतलब है कि एक गाय के बदले में 3 से 4 वस्तु देना पड़ता था और वे 3-4 वस्तुएं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता था, किसी अलग अलग व्यक्ति के पास होता था। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो गया, क्या है अगला प्रश्न, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। क्या है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। तो चलिए हम लोग चलते हैं मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, विनिमय, मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला हो गया विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है विलंबित भुगतान का मापक और चौथा है मूल्य का संचयन, पांचवा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण और छठा हो गया साख का आधार। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग विनिमय का माध्यम पे इसे चर्चा कर लेते हैं। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही माध्यम का कार्य करती है। वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है तथा मुद्रा से अपनी अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं खरीदी जा सकती है। इस तरह मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही आसान बना दिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि मुद्रा विनिमय का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मध्यस्थ का कार्य करती है। वस्तु सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि किसी भी वस्तु को बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त किया जाता है और किसी भी वस्तु को खरीदा जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से है अगला में मूल्य का मापक। तो मूल्य का मापक का इसके बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। मुद्रा ने इस कठिनाइयों को दूर कर दिया है, जिससे मुद्रा यह पता लगाना सरल हो गया है कि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए मापदंड होता है और वस्तुओं का मूल्य के मापने का मुद्रा ही है। इस प्रकार मुद्रा के इस महत्वपूर्ण कार्यों के कारण विनिमय करने में सुविधा हो गई। यानी कि क्या हो गया, मुद्रा का मापक। जैसे में किसी वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए हम लोगों को पता नहीं रहता था, लेकिन जब से ये मुद्रा आया है तो मूल्य एक वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है विलंबित भुगतान का माप। क्या है, विलंबित भुगतान का माप। तो मुद्रा का एक यहाँ पे है, मुद्रा का एक कार्य विलंबित भुगतान का मापक भी है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है जिसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में काफी सुविधा हो गई है। मुद्रा ने उधार लेने तथा लेने देने के कार्यों को काफी सरल बना दिया। यानी कि जैसे में मैं किसी वस्तु को खरीदा तो मुझे मुद्रा देना होगा तो मैं कुछ ही दिनों में दूंगा, विलंबित भुगतान करूंगा। तो उसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है, ऋण लौटाना और ऋण चुकाना। फिर अगला है मूल्य का संचयन। तो मूल्य का संचयन यहाँ पे हो जाएगा, मुद्रा मूल्य का संचयन का एक सरल साधन है। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि उसे संचित या जमा करके रखी जा सकती है। मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचित करके रख सकते हैं। इसे लंबे समय तक संचित करने के लिए भी मुद्रा खराब नहीं होगी। यानी कि पहले क्या था कि वस्तु को तो मैं बहुत दिन तक नहीं रख सकता था, लेकिन जब वस्तु को बेचकर उसे मुद्रा प्राप्त कर मुद्रा को मैं बहुत दिनों तक रख सकता हूँ। पहले के जमाना में ऐसा नहीं होता था, पर अब वस्तु को बेचकर मुद्रा को एकत्र कर रखा जा सकता है, क्योंकि पहले वस्तु ज्यादा दिन तक टिकती नहीं थी। ठीक है। उसी प्रकार से अगला है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण में क्या हो जाएगा, मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है। यानी कि
यहाँ पे क्या बोलने चाह रहे हैं, मुद्रा का आवश्यक कार्य क्रय शक्ति है, हस्तांतरण भी है। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मतलब हाथ से हाथ में दिया जा सकता है, जबकि वस्तु ज्यादा नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या था, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, पूरा एक पेज में है। ये मैं अपने मन से लिखा हूं और बहुत ही समय लगाकर लिखा हूं और स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोक लीजिए, यहीं पे आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व की प्रगति कभी भी नहीं होती। ठीक है, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में बताते हुए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त प्रवाह अवश्य है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह ध्रुव है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। काउंटर ने कहा कि मुद्रा के संबंध में कहा है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल्य खोज होती है, जैसे में यंत्रशास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अंतिम का और राजनीतिक में बाट का। ठीक उसी प्रकार मनुष्य व्यावसायिक एवं आर्थिक जीवन में मुद्रा संपूर्ण व्यवस्था का आधार है। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में है मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, मुद्रा के विकास में निम्नलिखित बात पर निर्भर करती है। पहला है वस्तु विनिमय। तो इसमें लिखेंगे, इसमें वस्तु का वस्तु लेन देन होता था, मतलब वस्तु से वस्तु को लेन देन होता था, उसे वस्तु विनिमय क्या प्रणाली कहते हैं। दूसरा में हो गया वस्तु मुद्रा। तो वस्तु विनिमय के बाद वस्तु का मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, मतलब किस तरह से हुआ उसे हम लोग लिखना है। उसके बाद आया धात्विक मुद्रा। वस्तु मुद्रा के बाद धात्विक मुद्रा का विकास हुआ। अब मुद्रा के रूप में धात्विक मुद्रा का प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, उसके बाद आया सिक्का। उसके बाद धात्विक मुद्रा के बाद सिक्के का आविष्कार मतलब विकास हुआ। जब धात्विक मुद्रा के प्रयोग में कठिनाइयां आने लगी तो सिक्के का प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, अगला है हमारा पत्र मुद्रा। देश के सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए कागज के नोट को पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है साख मुद्रा। तो पत्र मुद्रा के बाद साख मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में हमारा है साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले साख पत्र क्या, साख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से विश्वास से लगाया जाता है। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख के दो पक्ष हैं, ऋणदाता और ऋणी। मतलब एक होता है ऋण देने वाला, एक होता है ऋण लेने वाला। ठीक है, साख का आधार विश्वास। तो यहाँ पे लिखेंगे साख का मुख्य आधार साख है ऋणदाता। ऋण उधार तभी देता है जब उसे उस पर विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा। समझ रहे हैं, यानी कि विश्वास, किसी व्यक्ति को विश्वास कब होगा, हमें तुम पे विश्वास कब होगा, जब कुछ मतलब विश्वास होगा कि आप हमें ऋण लौटा देगो, समय पे ऋण लौटा देगो, तो वही हो गया क्या, ऋणदाता होता है सबसे पहला। दूसरा हो गया चरित्र, ऋणी का चरित्र।
मतलब वो देखना चाहेगा कि उसका चरित्र कैसा है, सही में वास्तव में वो लौटाएगा या नहीं। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया। ऋणी का चरित्र भी साख का आधार है। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार हो तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती है, और अगर ऋणी चरित्रहीन हो तो उसे ऋण देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जैसे मैं कोई व्यक्ति है ईमानदार है, मैं उसे पैसा देता हूँ या मुद्रा देता हूँ, उस समय पर मुझे लौटा देता है। किसी भी वस्तु को मैं देता हूँ वह समय पर लौटा देता है, तो उसे कोई भी ऋण मतलब मांगेगा या लेगा तो उसे कोई भी दे देगा। अगला है चुकाने की क्षमता। तो साख का मुख्य आधार चुकाने की क्षमता भी है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उसे व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर विश्वास हो। इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। चलिए अगला हमारा है पूंजी एवं संपत्ति। तो पूंजी एवं संपत्ति साख का आधार है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होती है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल जाती है। जैसे में मेरे पास बहुत ज्यादा पूंजी है, मतलब मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, मुझे ऋण चाहिए तो मुझे ऋण कौन नहीं देगा? मेरे पास संपत्ति, अगर जो ऋण नहीं चुकाएंगे तो मेरा उस संपत्ति ले सकता है, इसलिए मुझे ऋण मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है ऋण की अवधि। तो ऋणदाता लंबे समय तक ऋण देने घबराते हैं, क्योंकि ऋणदाता जानता है कि ऋणी की क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन को कर लिया हूँ। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जो इसके पहले अगला लेसन क्या है, हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो मैं इस लेसन का भी अगला लेसन क्या है, हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो मैं इस लेसन का भी सारा आंसर क्वेश्चन कराऊंगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर जो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं लगातार आप देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मतलब लगातार देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, बना होगा इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी अर्थशास्त्र एनसीईआरटी आंसर क्वेश्चन प्लेलिस्ट, यही नाम से बना हुआ है। आप वहां पे जाकर उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आज का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।